Hello friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम टॉपिक डिस्कस करें कंपनी एक्ट के बारे में 2013 के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कंपनी का मीनिंग क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, कंपनी क्या होती है। कंपनी एक व्यावसायिक संस्था है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह एक कानूनी इकाई है जो इसके सदस्य या इसे संचालित करने वाले लोगों से अलग है, इसलिए इसे कानूनन द्वारा बनाए गए एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। एक कंपनी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जिसका एक विशिष्ट नाम और सर्वमुद्रा है, जो पूंजी के हस्तांतरणीय अंश, सीमित दायित्व, एक निगमित संस्था और अस्थायी उत्तराधिकार में विभाज्य के साथ लाभ के लिए व्यापार करने के लिए बनाई गई है। कंपनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई है। यह लैटिन के दो शब्द से मिलकर बना है, कम जोर पेनिस। कम का अर्थ है साथ साथ तथा पेनिस का अर्थ है रोटी या योग कह सकते हैं, रोजी रोटी। इस प्रकार कंपनी शब्द का अर्थ हुआ व्यापारी साथ साथ कारोबार की बातें कर लेते हैं। कालांतर में इसका अर्थ बदला और यह माना जाने लगा कि कंपनी ऐसे व्यक्ति का एक समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकत्रित हुए हो। सामान्य कानून में कंपनी एक न्यायिक व्यक्तित्व या कानूनी व्यक्ति है जो अपने सदस्य से अलग होती है। इस प्रकार यह केवल कानून के अवलोकन में मौजूद है। कंपनी एक कृत्रिम या कानूनी व्यक्ति है जिसे विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि दान, कला, अनुसंधान, धर्म, वाणिज्य या व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कानून द्वारा बनाया और प्रकल्पित किया जाता है। कंपनी के पास एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह समान अधिकार और दायित्व है, लेकिन न तो उसका कोई विचार और न ही कोई शरीर है। इस प्रकार कंपनी एक निगमित संघ है जो एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून द्वारा बनाया गया है। यह एक अलग इकाई है जिसका एक अस्थायी उत्तराधिकार एवं सर्वमुद्रा हस्तांतरणीय अंश में विभाजित पूंजी और सीमित दायित्व है। डिफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का डिफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया गया है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट अंडर द कंपनी एक्ट 2013। एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 1956, अर्लियर इंडियन कंपनी लॉ। कंपनी की परिभाषा निम्नलिखित है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल के अनुसार कंपनी एक व्यक्ति, कृत्रिम, अदृश्य, अमूर्त और केवल कानून के अवलोकन में विद्वान है। कानून का प्राणी मात्र होने के नाते इसमें केवल उन्हीं गुणों का समावेश होता है जिनके निर्माण का चरित्र इस पर स्पष्ट रूप से या इसके अस्तित्व के रूप में आकस्मिक है। प्रोफेसर हेनी के अनुसार कंपनी एक निगमित संघ है जो कानून द्वारा बनाई गई है और जिसमें एक अस्थायी उत्तराधिकार और सर्वमुद्रा के साथ अलग अलग अस्तित्व है। किम्बॉल के अनुसार निगम स्वभाव के से एक कृत्रिम व्यक्ति है या कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए कानून कद द्वारा अधिकृत है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2/20 के अनुसार कंपनी का अर्थ इस अधिनियम या किसी पिछले कंपनी कानून की तहत निर्गमित कंपनी है। अपनी प्रगति जांचिए। धारा कंपनी शब्द किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है?
धारा 2 के अनुसार। कंपनी की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। एक कंपनी की मुख्य विशेषता यह होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग कानूनी अस्तित्व होता है। किसी कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्य से अलग और विशिष्ट होता है। कंपनी की विधिक व्यक्ति होने से उसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने एवं उसका व्यवयन करने का अधिकार रखती है। इसका एक अलग व्यक्तित्व है जो इसे रचने वाले से अलग है। सदस्य कंपनी के साथ अनुबंध भी कर सकते हैं और इसके खिलाफ एक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं या इसके लिए एक दायित्व उठा सकते हैं। कंपनी जो 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 पूंजी मिलती है और उससे जो संपत्ति निर्मित की जाती है उस पर कंपनी का स्वामित्व होता है। अब उसके बाद आता है परपेचुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह तब तक अपने व्यवसाय को जारी रखती है जब तक कि यह अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट आधारों पर खत्म न हो जाए। इसके अलावा कंपनी के अंश अनंत रूप से बदलते हैं लेकिन यह कंपनी के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। सरल शब्द में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून द्वारा अस्तित्व में लगाया जाता है, इसलिए यह अकेले कानून का द्वारा समाप्त किया जा सकता है और अपने सदस्य की मृत्यु या अज्ञानता से अप्रभावित है। लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटीज होता है। किसी कंपनी की महत्वपूर्ण विशेषता में से एक उसके सदस्य की सीमित देयता है। सदस्य का दायित्व कंपनी के प्रकार पर निर्भर करता है। एक सीमित देयता कंपनी के मामले में समग्रता में कंपनी के ऋण उसके अंशधारक के ऋण नहीं बनते। ऐसे मामले में इसके सदस्य की देनदारी उनके द्वारा रखे गए अंश के नाम मात्र मूल्य तक सीमित होती है। अंशधारकों को उनके अंश के अवैतनिक मूल्य से अधिक भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के मामले में सदस्य केवल उनके द्वारा गारंटीकृत राशि की सीमा तक उत्तरदायी होते हैं। उसके अलावा यह दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब कंपनी परिसमापन में जाती है। असीमित कंपनी के मामले में इसके सदस्य के दायित्व असीमित है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत दुर्लभ है। आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और इसकी कानूनी इकाई अपने सदस्य से अलग है। अलग कानूनी इकाई होने के नाते यह अपना खुद का नाम रखती है और एक कॉर्पोरेट नाम के तहत कार्य करती है। इसकी अपनी एक मुद्रा है। उसकी संपत्ति इसके सदस्य से अलग और विशिष्ट है। इसके सदस्य इसके मालिक हैं, लेकिन वे एक साथ इसके लेनदार हो सकते हैं क्योंकि इसके अलग कानूनी इकाई है। एक अंशधारक को कंपनी के कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही वह संपूर्ण शेयर कैपिटल रखता हो। अंशधारी कंपनी के एजेंट नहीं है और इसलिए वे इसे अपने कृत्यों से नहीं बांध सकते। कॉमन सील, सर्वमुद्रा। जैसा कि कंपनी का एक कृत्रिम व्यक्ति है और मानव की एजेंसी के माध्यम से काम करती है, इसका एक आधिकारिक हस्ताक्षर है। यह कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इसमें सभी दस्तावेजों पर जोर दिया गया है। यह आधिकारिक हस्ताक्षर कॉमन सील है। हालांकि कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 ने कॉमन सील को वैकल्पिक बना दिया है। अधिनियम की धारा 9 में वाक्यांश और एक सर्वमुद्रा नहीं है। यह उस कंपनी के लिए प्राधिकरण का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है जो एक सामान्य मुहर की इच्छा नहीं रखते। इस संशोधन के अनुसार यदि किसी कंपनी के पास सर्वमुद्रा नहीं है तो प्राधिकरण दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और कंपनी के सचिव, यदि कंपनी ने कंपनी सचिव नियुक्त किया है द्वारा किया जाएगा।
कंपनी एक स्वायत्त स्वशासी और स्वनियंत्रण संगठन है। चूँकि इसमें बड़ी संख्या में सदस्य है, इसलिए सभी कंपनी में प्रबंधन में भाग नहीं ले सकते। इसलिए वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन शेयरधारकों द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को निर्देशित किया जाता है, जिन्हें डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है। वे कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज की देखभाल करते हैं। चूँकि शेयरधारकों ने बहुत आधार पर कंपनी की सामान्य नीति तय की, कंपनी का प्रबंध लोकतांत्रिक पद्धतियों पर किया जाता है। अधिकांशतः निर्णय और केंद्रीकृत प्रबंध अनिवार्य रूप से कार्रवाई की एकता लाते हैं। मुकदमा करने और मुकदमा चलाने की क्षमता। कैन सू एंड बी सू। एक कंपनी जो कानूनी व्यक्ति है अपने कॉर्पोरेट नाम से अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा कर सकती है। इसी तरह अन्य भी अपने नाम से कंपनी पर मुकदमा कर सकते हैं। इस पर किसी भी कानूनी का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसे एक आपराधिक आरोप के लिए केंद्र नहीं किया जा सकता है। अंशों का हस्तांतरण। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। एक शेयरधारक अन्य सदस्य की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को अपने शेयर हस्तांतरित कर सकता है। संस्था के अंतर्नियम के तहत एक कंपनी अंशों के हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकती है। निजी कंपनी के हस्तांतरण पर अधिक प्रतिबंध लगा सकती है। मुनाफे के लिए स्वैच्छिक संघ। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। कंपनी मुनाफा कमाने के लिए व्यक्ति का एक स्वैच्छिक संघ है। यह कुछ सार्वजनिक भलाई की उपलब्धि के लिए बनाई गई है और इसका लाभ शेयरधारकों के बीच बांटा जाता है। सार्वजनिक नीति के विरुद्ध गतिविधि करने और लाभ का कोई उद्देश्य नहीं रखने के कारण एक कंपनी का गठन नहीं किया जा सकता है। न्याय दृष्टता। सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1895 से 99। तथ्य इसका क्या था? सोलोमन ने अपने बिजनेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी को बेच दिया, जिसे उसने बनाया। सोलोमन के द्वारा लिए 20,000 शेयर की कंपनी द्वारा सोलोमन को अदा की गई कीमत 30,000 थी, लेकिन उसे नकद भुगतान करने के बजाय कंपनी ने उसे 10,000 के डिवेंचर और ₹1 की पूरी तरह से भुगतान किए गए 20,000 शेयर दिए। अपने कंपनी खत्म हो गई और कंपनी की संपत्ति केवल 6,000 थी। सोलोमन और सुरक्षित डिवेंचर के कारण 10,000 और असुरक्षित लेनदार के कारण 7,000 की ऋण राशि हुई। असुरक्षित लेनदार ने दावा किया कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के रूप में वास्तव में सोलोमन ही था। वह खुद को पैसा नहीं दे सकता था। उसके पहले उनके 7,000 का भुगतान किया जाना चाहिए था। निर्णय क्या है? कंपनी एक कानूनी व्यक्ति है, कानूनी इकाई है जो इसके सदस्य के जीवन से परे जीवित रहने से अलग और सक्षम है। कंपनी कानून में सब्सक्राइबर का एजेंट नहीं है। उनके लिए ट्रस्टी सोलोमन 6,000 के हकदार थे, क्योंकि कंपनी सोलोमन से बिल्कुल अलग व्यक्ति थी। असुरक्षित लेनदार को कुछ नहीं मिला। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम CTO में यह आयोजित किया गया था कि न तो संवैधानिक के प्रावधान और न ही नागरिकता अधिनियम उस पर लागू होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि एक कंपनी के पास मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी यह कानून की नज़र में व्यक्ति है। यह अपने निदेशकों, सदस्य और बाहरी लोगों के साथ अनुबंध में प्रवेश कर सकता है। ली बनाम ली के एयर फॉर्मिंग लिमिटेड 1961 में ली के एयर फॉर्मिंग
लिमिटेड में 3,000 शेयर में से 2,999 शेयर ली के पास है। उन्होंने खुद को प्रबंध निर्देशक के रूप में वोट दिया और एक वेतन पर कंपनी के मुख्य पायलट भी बन गए। कंपनी के लिए काम करते समय एक एयर क्रैश में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी को पति के रोजगार के बदले में मुआवजा दिया गया था। कोर्ट ने माना कि ली अपनी बनाई कंपनी से अलग व्यक्ति थे और विधवा के कारण मुआवजा दिया गया था। इस प्रकार कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का नियम सच में हुआ। कोडोई टी कंपनी लिमिटेड में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह आयोजित किया गया था कि एक कंपनी एक अलग व्यक्ति है, अपने शेयरधारक से पूरी तरह से अलग शरीर है। अपनी प्रगति चेक योर प्रोग्रेस कंपनी की संपत्ति से संबंधित है। उसके बाद कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनी। देयता के आधार पर, ऑन द बेसिक्स ऑफ लायबिलिटी, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी इस प्रकार की कंपनी की शेयर कैपिटल होती है और कंपनी के प्रत्येक सदस्य की देयता मेमोरेंडम में उसके द्वारा लिए गए शेयर के अंकित मूल्य की सीमा तक सीमित होती है। शेयर पर बकाया राशि कंपनी के जीवन काल के दौरान या समापन के समय किसी भी समय कॉल की जा सकती है। गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सदस्य दायित्व ज्ञापन द्वारा सीमित किए जाते हैं। यह देयता ऐसे राशि तक सीमित रहेगी जो सदस्य या उस कंपनी की परिसंपत्तियों में योगदान करने के लिए करते हैं जो इसके समापन की प्रक्रिया में है। सदस्य की देयता उनके द्वारा सहमति ज्ञापन में निर्दिष्ट निश्चित राशि तक सीमित है। असीमित कंपनी, एक कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स के दायित्व पर कोई सीमा नहीं है, वह एक असीमित कंपनी है। इस प्रकार के देयता शेयरधारक की व्यक्तिगत संपत्ति तक विस्तृत हो सकती है। यदि कंपनी अपने दावों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, सदस्य की यह देनदारी एक साझेदारी की तरह है जहां उन्हें कंपनी में निवेश की गई राशि के अनुपात के अनुसार योगदान करना होता है। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिक्स ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी, स्पेशल कंपनी एंड कंट्रोल। सदस्य की संख्या के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ नो मेंबर्स। उसके बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इट्स सफिक्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ लिमिटेड एज इट्स सफिक्स। वन पर्सन कंपनी विथ ओपीसी इट्स सफिक्स। लिमिटेड शेयर, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। सदस्य की संख्या के आधार पर कंपनी के प्रकार। एक व्यक्ति कंपनी, एकल कंपनी क्या होता है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के उपधारा 62 में एक व्यक्ति कंपनी को एक कंपनी के रूप में परिभाषित किया है जिसे एक व्यक्ति के साथ एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। एक व्यक्ति कंपनी एक भारतीय निजी लिमिटेड कंपनी है जिसमें केवल एक संस्थापक प्रमोटर है। संस्थापक एक प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए जो एक देश निवासी है और एक व्यक्ति के लिए भुगतान की गई पूंजी 50 लाख और औसत कारोबार 3 तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2 करोड़ की सीमा भी है। एक व्यक्ति कंपनी की विशेषता। कंपनी धारा 3(1) ब कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वैध उद्देश्य के लिए कंपनी बना सकता है या आगे ओपीसी को निजी कंपनी के रूप में वर्णित करता है। ओपीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सार्वजनिक कंपनी शब्द को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2
क्लॉज 71 के तहत परिभाषित किया गया है। एक सार्वजनिक कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी जिसमें न्यूनतम शेयर कैपिटल 5 लाख है और जो एक निजी कंपनी नहीं है, इसलिए इसकी निम्नलिखित विशेषता है। यह शेयर की हस्तांतरणीयता को सीमित नहीं करता है। सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 सदस्य की आवश्यकता होती है। सदस्य की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें कम से कम 3 संचालक हैं। इसका नाम सीमित शब्द के साथ समाप्त होता है। यह पब्लिक डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है और अपने शेयर और डिवेंचर की सदस्यता के लिए सार्वजनिक आमंत्रित कर सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी शब्द कंपनी 2013 की धारा 2 क्लॉज 68 के तहत परिभाषित किया गया है। एक निजी कंपनी का मतलब एक कंपनी है जिसकी न्यूनतम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख और जो एसोसिएशन और ज्ञापन के अपने लेख के माध्यम से निम्नलिखित प्रतिबंध प्रदान करता है। अपने सदस्य द्वारा शेयरों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित करता है। पब्लिक डिपॉजिट के किसी भी निमंत्रण या स्वीकृति को प्रतिबंधित करता है। कंपनी के डिबेंचर के लिए जनता को निमंत्रण प्रतिबंधित करता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण कंपनी अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 46 में कहा गया है कि जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के बोर्ड की संरचना पर नियंत्रण होता है और उस कंपनी के अधिकांश शेयर होते हैं तो उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। जिस कंपनी का 51 शेयर हेल्ड हो जाता है वो होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। सहायक कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एक कंपनी जिसका नियंत्रण और संरचना दूसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसके उसकी होल्डिंग कंपनी कहा जाता है, उसको सहायक कंपनी कहा जाता है। उसके संचालन मंडल की संरचना को इसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा नियंत्रण किया जाता है और उसके आदेश से सीमित कंपनी अधिनियम 2 क्लॉज 87 परिभाषित करती है। और महत्वपूर्ण प्रभाव एसोसिएट कंपनी, महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन कंपनी ऐसे प्रभाव वाली कंपनी सहायता कंपनी नहीं होती है। उसका स्पेशल कंपनी होता है, सरकारी कंपनी, विदेशी कंपनी, धारा 8 कंपनी, सार्वजनिक वित्तीय संस्था। फिर उसके बाद आपको पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में अंतर क्या होता है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी न्यूनतम पूंजी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी न्यूनतम पूंजी 1 करोड़ और शेयर हस्तांतरित करने का अधिकार प्रतिबंधित है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में न्यूनतम पूंजी 5 करोड़ पब्लिक लिमिटेड का सार्वजनिक कंपनी का सहायक कंपनी का सार्वजनिक कंपनी माना जाता है। उसके बाद छोटी कंपनी यदि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है और अंतिम लेखा परीक्षित खाते के अनुसार टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, लागू नहीं होगा। न्यूनतम सदस्य आवश्यक 2, अधिकतम 200 हो सकते हैं। अंतिम शब्द के रूप में पब्लिक लिमिटेड, लेख के उलझाव का प्रावधान, सभी सदस्य द्वारा सहमत और अनुमति होना, एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम के सम्मत होना और अनुमोदित होना। स्टॉक एक्सचेंज में संबद्ध होने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की प्रतिभूति होनी चाहिए। उसके बाद बोर्ड की रिपोर्ट के वार्षिक मूल्यांकन लागू नहीं होगा और इसमें अगर पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे अधिक तब बोर्ड की रिपोर्ट में वार्षिक मूल्यांकन का विवरण दिया जाएगा। उसके बाद आपको जानना होगा कंपनी का गठन, धारा 3, किस विविध उद्देश्य की कंपनी बनाई जा सकती है। उसके बाद आपको जानना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 7,
इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन से इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा सेक्शन 9 हमें बताएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ कंपनी का रजिस्टर्ड होना सेक्शन 12 में डील करता है। कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड सेक्शन 18 हमें बताता है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सेक्शन 10 हमें बताता है। मेमोरेंडम ऑफ सेक्शन 4 और आर्टिकल सेक्शन 5। कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर जा नहीं सकती है, क्योंकि यह कंपनी के जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो उस समय ये चीज़ लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगले वीडियो में हम आपको प्रमोटर क्या होते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स क्या होते हैं, ड्यूटी ऑफ प्रमोटर की ड्यूटी क्या होती है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। इसका इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, सम्मेलन, इनकॉर्पोरेशन में सम्मेलन निगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके बारे में जिक्र करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 किस अनुसार कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। तो अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कंपनी नियम रजिस्टर के पास दायर किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र कंपनी पंजीकृत कार्यालय को स्थित किया जाना आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सभी सदस्य फॉर्म में ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा। बिना कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का आईना होता है, उसके बाहर कंपनी काम नहीं लेती। कंपनी किस तरह से चलेगी वो सब वह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिक्र करती है। अगले वीडियो में हम और कंपनी को डिस्कस करेंगे, कंपनी एक्ट 2013 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।